सुप्रभात प्यारे बच्चों। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे कि विराम चिन्ह कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए। तो पहले विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना। अगर हम चलते चलते रुक जाते हैं तो कहते हैं कि भाई विराम कर लेते हैं, बीच में रुकने को बोलते हैं। या हम बोलते बोलते भी रुक जाते हैं तो उसको भी विराम कहा जाता है। तो हम बोलते हुए रुकते हैं तो वहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाए ताकि समझ में आए कि भाई जो चीज़ हम बोल रहे हैं और उसको अगर हमें लिख कर दिखाना है तो उसमें हम कौन से विराम चिन्ह लगाएं। ये होता है विराम चिन्ह। तो ठहरने को कहा जाता है विराम चिन्ह। कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वो जो चिन्ह हैं उन्हें हम क्या क्या कहेंगे। तो ये देखिए, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम। जहाँ पर प्रश्न किया जाता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और जहाँ कोई निर्देश दिया जाता है तो वहाँ योजक चिन्ह होता है, और किसी चीज़ को अलग अलग दिखाना होता है तो उसको कोष्टक में बंद किया जाता है। उद्धरण चिन्ह हम किसी भी दो कोम्यों के बीच में बंद करते हैं, उसे उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जब कोई आश्चर्यचकित बात होती है तो वहाँ पर हम विस्मय आदि चिन्ह लगाते हैं। लाघव चिन्ह, जब हम किसी चीज़ को छोटा करके लिखते हैं तो पीछे छोटी सी जीरो लगा देते हैं, वो लाघव चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह, हाँ तो यहाँ देखिए कि एक योजक चिन्ह आया था और एक निर्देशक चिन्ह है। योजक चिन्ह में जो हम छोटी सी डंडी लगाते हैं वो थोड़े से छोटी होती है साइज में, और निर्देशक चिन्ह उससे थोड़ा सा बड़ा डंडा लगाया जाता है। विवरण चिन्ह, हम जब कोई भी चीज़ लिखनी शुरू करते हैं और उसके बाद जैसे परिभाषा लिखी और उसके बाद ये दो बिंदु लगा के एक लाइन लगा दी जाती है, वो विवरण चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके नीचे हम ऐसा निशान लगा के फिर ऊपर उस गलती को लिखते हैं। और पदलोप चिन्ह, जब कोई हमें बीच में जगह छोड़नी हो तो उसके लिए ऐसा निशान लगाते हैं। रेखांकन चिन्ह के लिए ऐसा। और पुनरुक्ति सूचक, कोई चीज़ दो बार लगाई जाए तो उसके लिए ये निशान, दीर्घ उच्चारण के लिए ये, और समानता सूचक के लिए बराबर का निशान लगाया जाता है। तो ये जो विराम चिन्ह हैं इनकी संख्या कामता प्रसाद गुरु की जो व्याकरण है उसके अंदर 20 मानी गई है। और आजकल इनकी जगह विराम चिन्हों की जगह अंग्रेजी में फुल स्टॉप का, लेकिन हिंदी में अपने विराम चिन्हों का अलग ही महत्व है। तो अब हम आते हैं कि पूर्ण विराम में कहाँ पर लगता है। किसी भी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। उसका अर्थ होता है कि वाक्य खत्म हो गया। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न सूचक या विस्मय आदि सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के पीछे पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। जब कोई भी वाक्य समाप्त होता है तो उसके बाद में पूर्ण विराम का निशान लगाया जाता है। जैसे श्याम ने खाना खा लिया है, तो ये आपने देखा, हमने इस पे पूर्ण विराम लगा दिया। वह कल आएगा, पूर्ण विराम लगा दिया। तुम चले जाओ, इसके बाद भी पूर्ण विराम। ऐसे ही कोई भी और वाक्य हो, जैसे राम दिल्ली गया है, तुम कल कहाँ जाओगे, तो वहाँ पर प्रश्न हो गया तो वहाँ आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन क्या बताया मैंने कि आश्चर्यचकित और प्रश्नवाचक वाक्य होगा, वहाँ पर पूर्ण विराम नहीं आता। नहीं तो सभी जगह पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब आया अर्ध विराम। जब किसी भी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म नहीं किया जाए, वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या कहा जाए कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा विराम लेना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम बोलते बोलते हमें थोड़ा सा रुकना पड़े, यानी हमें सांस लेने के लिए
या ये दर्शाने के लिए कि अब हम आगे दूसरी बात शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखेंगे कि राम तो अच्छा लड़का है, तो हम देखो अर्धविराम लगा दिया, किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला। यानी जब हमें थोड़ा सा विराम लेना पड़े, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा जब हमें विराम लेना पड़ता है, रुकना पड़ता है, वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम का आपने निशान देख लिया कि ऊपर छोटा सा बिंदु और नीचे कोमा, ये अर्धविराम का निशान होता है। तो हमें जहाँ थोड़ा सा ठहराव करना है वहाँ पर अर्धविराम आता है। अब आई बात अल्पविराम की। जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्धविराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम लेना हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कि जब किसी भी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए हमें अर्धविराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम जरा इधर आना, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊँगा। तो इस तरह से अल्प विराम किन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? जब हम किन्हीं भी अंकों को लिखते हैं तो उनके बीच में यहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है, यानी एक कोमा। और अगर हम कोई भी हाँ नहीं लिखते हैं तो हाँ या नहीं के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। हाँ लिखेंगे तो भी पहले हाँ के बाद अल्प विराम आएगा, और नहीं, जैसे नहीं अल्प विराम आ गया, यह काम नहीं हो पाएगा। और जब हम एक ही प्रकार के शब्दों के प्रयोग का, एक ही प्रकार के शब्दों की बार बार हम पुनरावृत्ति करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तारीख और महीनों का नाम जब हम लिखते हैं तो जैसे 23 जनवरी यहाँ पर, और 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, तो यहाँ महीने के नाम के बाद अल्प विराम आया है। किसी भी तारीख या महीने के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि जब हम अंकों का प्रयोग करते हैं, हाँ और नहीं, जब हम वाक्य के अंदर हाँ और नहीं का प्रयोग करते हैं तो हाँ और नहीं के बाद भी अल्प विराम आता है, और जब हम एक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग आता है। तारीख या महीने के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग आता है। और जब हम 2, 3 या 5, 7 कोई भी जो वाक्य के अंदर नामों का प्रयोग करते हैं या किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उनके बीच में अल्प विराम आता है, और अंत वाले के बीच में और आ जाता है। तो अब हम आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पर, कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ आता है। जब हम कोई भी सवाल जवाब पूछते हैं, हम किसी से कोई सवाल करते हैं, यानी पूछे जाने के भाव की अनुभूति होती है, वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हमें कोई भी प्रश्न करते हैं तो वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख लें कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, कि हम जब भी कोई भी वाक्य जिसके अंदर सवाल पूछा गया है, कोई बात पूछी गई है, वहाँ पर हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब हम आते हैं जैसे किस तरह से, कि तुम तो यहाँ से नहीं लगते, यानी तुम यहाँ से नहीं लगते, हम प्रश्न कर रहे हैं उससे। तो यह तो तुम्हारा घर नहीं है, ये भी प्रश्न कर रहे हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया।
तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे। यानी हम किसी से कह रहे हैं कि अरे तुम, जैसे कि तुम यहाँ कैसे आ गए, कि तुम तो यहाँ आज नहीं आने वाले थे। तो जहाँ पर भी क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि का प्रयोग किया जाए, उन वाक्यों के अंदर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, तुम दिल्ली से कब आए। यानी किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी सवाल किया जाता है, क्यों, क्या, कब, कैसे, किस लिए, इस तरह के शब्द जहाँ भी वाक्य के अंदर आ जाएं तो उन वाक्यों के पीछे, उन वाक्यों के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन सभी चिन्हों को ध्यान से देखें कि कब कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, ये मैं आपको समझा रही हूँ, और चिन्हों को अपने मन में रख लें। अब है आश्चर्य चिन्ह, यानी विस्मय आदि बोधक चिन्ह। यानी विस्मय आदि बोधक, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, कि जब हम किसी भी वाक्य में आश्चर्य हो, हमें घृणा हो, शोक हो, या हर्ष आदि के भावों का बोध कराना हो, वहाँ पर हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ओहो, ओह, छी, अरे, अरे यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, काश के अंत में हमेशा आश्चर्य चिन्ह यानी विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, वाह क्या सुहाना मौसम है, वाह क्या आलीशान घर है, अरे तुम यहाँ, ओह यह तो उसके साथ बुरा हुआ, छी कितनी गंदगी है यहाँ। तो देखो, इन हर एक शब्द के बाद में विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ रहा है। अच्छा, ऐसा कहा उस पाखंडी व्यक्ति ने तुमसे, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, हे भगवान ये क्या अनर्थ कर दिया। तो आपने देखा कि ये जो शब्द हैं इनके बाद में हमेशा विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं निर्देशक चिन्ह यानी डैश, या संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, इनको हम इन नामों से पुकार सकते हैं। निर्देशक चिन्ह जिसे संयोजक चिन्ह या सामाजिक चिन्ह कहा जाता है, कुछ ऐसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। इनका प्रयोग निम्नलिखित दशा में किया जाता है, किसी के द्वारा कही हुई बात को दर्शाने के लिए। जैसे प्राध्यापक ने कहा, कि जैसे कोई भी अध्यापक है, प्राध्यापक है, या कोई भी कह रहा है, किसी भी बात को जब हमें दर्शाना हो कि भाई ये आदमी कह रहा है, तो उसके बाद निर्देशक चिन्ह आ गया कि अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय में अवकाश है, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद निर्देशक चिन्ह आ गया सुभाष चंद्र बोस। किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, अर्थात एक ही शब्द को 2 बार लिखे जाने पर उसके मध्य में बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 हाथ हो जाएं, यानी यहाँ एक ही शब्द 2 बार आ गया, तो इनको दिखाने के लिए बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। कि किसी भी शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है या 2 बार आ जाता है, तो उनके बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 100 कोस तक पानी का नामो निशान न था, कभी कभी मैं ख्यालों में खो सा जाता हूँ। युग्म शब्दों के मध्य में भी इनका प्रयोग किया जाता है। खेल खेल में हार जीत लगी ही रहती है, कुछ खाया पिया करो बहुत कमज़ोर हो गए हो। तुलनावाचक, जहाँ पर शी सा से का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे झील सी आँखें, कि झील सी आँखें जहाँ पर की तुलना की गई है, वहाँ पर भी इस चिन्ह का
निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा दो दो यानी एक जैसे शब्द आ गए, इनके बीच में सो इनके बीच में, कभी कभी इनके बीच में, हार जीत यानी जो युग्म शब्द होते हैं उनके बीच में, खाया पिया के बीच में, और जो जहाँ पर तुलना की जाए वहाँ पर भी संयोजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि जब किसी के द्वारा कोई बात कही जाए वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, एक ही बात को दोहराया जाए वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, या कोई भी दो एक जैसे शब्द हों उनके बीच में प्रयोग किया जाता है, या जो युग्म शब्द होते हैं उनके बीच में प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी जैसे एक जैसे शब्द हैं और अगर हार जीत, लाभ हानि, राजा रानी, माता पिता, ऐसे कोई भी अपना पराया, इन शब्दों के अंदर कोई भी जो युग्म शब्द होते हैं, युग्म शब्द, उनके बीच में इनका प्रयोग किया जाता है। तो संयोजक चिन्ह आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अब हमें आते हैं कि भाई तुलनावाचक, हम अच्छा ये तुलनावाचक का हमारा रह गया कि तुलना, जैसे झील सी आँखें, सागर सा हृदय, यानी तुलना की गई है, आँखों की तुलना की गई है झील के साथ, हृदय की तुलना की गई है सागर के साथ, और गति की तुलना की गई है चीते के साथ। तो देखो जहाँ तुलना की जाती है वहाँ पर भी तुलनावाचक जो शब्द होते हैं सी सा से, उनसे पहले भी इसका प्रयोग, संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा कोष्टक। कोष्टक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कोष्टक का प्रयोग किसी भी शब्द को स्पष्ट करने या कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक का उपयोग मुख्यतः वाक्यों के शब्दों के मध्य में किया जाता है। लघु कोष्टक, मंझला, दीर्घ आदि 3 तरह के कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। साहित्य लेखन में लघु कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग इस तरह से है कि दशहरे के अवसर पर दशानन यानी रावण, कि भाई ये दशानन कौन है ये दर्शाने के लिए रावण को कोष्टक के अंदर रख दिया, पुतले का दहन किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद, कि राजेंद्र प्रसाद कौन था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ। तो कोष्टक, जहाँ कोष्टक का प्रयोग कहाँ पर होता है कि जब हमें कि हिंदी के अंदर वैसे तो कोष्टक 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में हम ज़्यादातर लघु कोष्टक का ही प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी के बारे में बताना हो कि ये क्या है तो उसको हम कोष्टक में रख देते हैं। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह किसी भी वाक्य के में किसी भी खास शब्द पर जब जोर देने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदान, एक कोष्टक के ये अवतरण चिन्ह में रखी कि मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ महाभारत है, यानी किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए उसको उद्धरण चिन्ह में रखा जाता है। खास बात पर जोर डालने के लिए उसको अवतरण चिन्ह में रखा जाता है। हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है यानी महाभारत, महाभारत को हमें अवतरण चिन्ह में रखा। किसी और के द्वारा लिखे गए या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी और के द्वारा कोई बात कही जाए तो उसको हमें डबल अवतरण चिन्ह के अंदर, जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा, मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा। किसी और के द्वारा जब कोई बात कही जाती है तो उसे हमें डबल अवतरण चिन्ह के अंदर रखते हैं। अब आते हैं हम उपविराम की अपूर्ण विराम या उपविराम। जब किसी भी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ पर उपविराम लगा दिया जाता है। अपूर्ण विराम कहते हैं हम उसको। जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। उदाहरण, राम घर जाता है। कोई भी जैसे लिखकर हम ये चिन्ह लगा सकते हैं
और फिर हम उसका प्रयोग करते हैं कि भाई जैसे लिखकर हम कोई भी परिभाषा दे रहे हैं और फिर जैसे लिखते हैं कि उसका हम बताएं कि ऐसे, तो वहाँ पर भी हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। यानी उपविराम में हमें जब अलग से दर्शाना हो तो वहाँ पर उपविराम लगाया जाता है। अब आते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। जैसे हम निम्नलिखित भी करते हैं तो वहाँ पर भी हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। हम कोई भी बात नीचे लिखना चाहते हैं और ऊपर हम लिखते हैं निम्नलिखित, तो वहाँ पर भी हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम आते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है। जब किसी भी चीज़ को हमें दोबारा लिखना पड़ता है तो वहाँ हम दोबारा लिखने से बचने के लिए इस पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये लिख रखा है कि राम, आगे लिख दिया 100 रुपये, और श्याम ने भी 100 रुपये दान किए, तो उसके नीचे हम ये चिन्ह लगा देते हैं। तो ऊपर जो भी चीज़ लिखी हो उसी चीज़ को अगर हमें दोबारा से दिखाना होता है तो इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं दोबारा दिखाने के लिए। जैसे आपने ये देखा है कि भाई राम, श्याम, कोई भी जितने भी व्यक्ति करते हैं उसके नीचे हम अगर वही चीज़ आती है तो उसी निशान का प्रयोग कर देते हैं, और अगर बदल जाती है तो उसको हम लिख देते हैं। अब आते हैं हम लाघव चिन्ह कि लाघव चिन्ह क्या होता है। किसी भी शब्द का जब हमें संक्षिप्त रूप लिखना हो, लिखने के लिए संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो डा लिख के उसके पीछे 0 लगा देते हैं। तो कोई भी चीज़ हम पूरी लिखने से अगर हमें बचना है तो उसके लिए हम छोटी सी उसके पीछे 0 लगाकर उसको हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो ऐसे जैसे किसी भी व्यक्ति का मान ले, जैसे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हम लिख रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर पूरा लिखने की बजाय हम डा लिख के उसके पीछे 0 लगा देते हैं। तो इसी तरह और भी कई चीज़ें होती हैं जो अगर हमें छोटी दिखानी है, उसका पूरा रूप हम अगर नहीं लिखना चाहते तो उससे बचने के लिए हमें उसके पीछे 0 लगाकर 0 प्रदर्शित कर देते हैं और उसको हम दिखा सकते हैं। छोटी सी 0 उसके बाद में लगा देते हैं। इसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। अब जैसे देखो प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश, यानी प्रोफेसर को लिखने के लिए प्रो और बाद में 0 लगा दी, उत्तर प्रदेश, उत्तर ऊ लिख के 0 लगा दी, प्र लिख के 0 लगा दी। इसी प्रकार हम देखो पर्सन लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, हम अपनी कॉपी में पर्सन उत्तर लिखते हैं तो प्र लिख के 0 लगा देते हैं, ऊ लिख के 0 लगा देते हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को हमें छोटा प्रदर्शित करना होता, थोड़ा लिखना होता है तो उसके बाद में हमें 0 का चिन्ह लगा देते हैं। अब आते हैं हम लोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं टिकट लेकर आऊँगा, पर फिर छोड़ दिया हमने, मैं साथ नहीं चलूँगा। यानी हमें अनुच्छेद में कुछ भी अंश छोड़कर लिखना हो तो वहाँ पर हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना होता है। तो हमने देखा कि लोप चिन्ह क्या होता है, लाघव चिन्ह क्या होता है। अब आते हैं हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छंद में दीर्घ मात्रा और लघु मात्रा को दर्शाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी छंद के अंदर का, की, कु, के, कई, को, कऊ, इनको दर्शाने के लिए
लघु का प्रयोग, गुरु का प्रयोग, और कै की कु क्रय को दर्शाने के लिए लघु का प्रयोग किया जाता है। तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये होता है। अब आता है हमारा कि भाई किस तरह से, ये ऊपर हमने दिखा रखा है कि जैसे दोहा और चौपाई जो छंद होते हैं उनमें हम ये लघु और गुरु का प्रयोग हम करते हैं। जब गुरु होता है तो उसको 2 मात्राओं में गिना जाता है, लघु होता है तो 1 मात्रा में गिना जाता है। अब हम आते हैं कि भाई हमें हंसपद चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर, जब हमसे कोई चीज़ छूट जाए तो उसे दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ हमसे अधूरी रह जाती है तो उसका प्रयोग, जैसे राम कल दिल्ली यहाँ रह गया था तो दिल्ली जाएगा आना था, तो इसके हंसपद का प्रयोग किया और ऊपर दिल्ली लिख दिया, तो ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं तुल्यता सूचक। जब किसी भी चीज़ का प्रयोग कोई 2 चीज़ों के मध्य बराबरी का प्रयोग करना हो तो वहाँ पर इसे बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। किसी भी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य तुल्यता या समानता या बराबरी को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग हमें करते हैं। तो आप ध्यान से देखें कि तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा होता है, जिसे हम बराबर बोलते हैं, बराबर जिसको बोलते हैं, या इंग्लिश में हम कहें इक्वल टू, तो वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब हम आते हैं कि समाप्ति सूचक, कोई भी चीज़ समाप्त होती है तो वहाँ पर हम, देखो ये चिन्ह बना रखा है, इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे चिन्ह का उपयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय या पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक समाप्त हो चुकी है। और टीका सूचक ये देखना कि कोई भी चीज़ हमें जब ये करनी हो कि हाँ ये चीज़ है, तो उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। पाद बिंदु, ये पाद बिंदु है। तो इस प्रकार से हमारे सारे के सारे विराम चिन्ह हो गए हैं। जब देखो आप कॉपी में प्रश्न लिखते हैं तो कई बच्चों की आदत होती है कि जब पाठ समाप्त होता है तो उसके नीचे आदत क्या, वैसे भी ये बहुत ही अच्छी बात है कि पाठ समाप्त हुआ तो समाप्ति सूचक चिन्ह हम ये लगा देते हैं। पहले एक संयोजक चिन्ह लगाया, फिर 0 लिखी, फिर दूसरा संयोजक चिन्ह लगा दिया। तो इस तरह का चिन्ह हम किसी भी चीज़ की जब समाप्ति होती है वहाँ पर हम लगाते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे विराम चिन्ह हो गए हैं। और इन विराम चिन्हों को मैंने आपको बताया कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़े अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे। और अगर नहीं भी आए हैं तो आप दोबारा से इसको देखें और ध्यान से इसको समझें। आपको सारे के सारे चिन्ह समझने होंगे कि कौन सा कहाँ आता है, और चिन्हों को याद करना होगा कि कौन सा चिन्ह होता है। तो आप इनको बड़े ध्यान से करें। धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।